हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 14 इनपुट इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हम कैसे कीबोर्ड से अपने प्रोग्राम में डेटा को एंटर करा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है स्कैनफ। कीबोर्ड से ही डेटा एंटर करा सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, उससे भी आप डेटा को एंटर करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कीबोर्ड से इंटर कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से भी हम लोग डेटा को इंटर करा सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है आपके पास स्कैनर हो, स्कैनर से भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इंटर करा सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास माइक होगा तो आप माइक से भी क्या कर सकते हैं, साउंड के रूप में डेटा को इनपुट करवा सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मानी जाएगी वो आपका माना जाएगा कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड आपका क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड जो होता है आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है। अब स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, इनपुट के लिए तो बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, लेकिन हर एक कंप्यूटर में इनपुट के लिए कीबोर्ड जरूर होता है। ठीक है, कोई भी आप एक कैलकुलेटर लेंगे तो उसमें भी आपको एक कीबोर्ड मिलेगा। आप एटीएम की मशीन में जाते हैं तब भी वहाँ पे आपको एक कीबोर्ड मिलता है। आप अपना फ़ोन अगर चेक करते हैं तो वहाँ भी आपको टाइप करने के लिए क्या मिलता है, कीबोर्ड मिलता है। तो कीबोर्ड आपका क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि हर एक कंप्यूटर में मौजूद होती है, और ये डिवाइस जो होती है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो दो चीज़ें जो होती हैं स्टैंडर्ड डिवाइस कहलाती हैं, इनपुट के लिए आपका कीबोर्ड होता है और आउटपुट के लिए क्या होता है, आपका मॉनिटर होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट के डिवाइस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में इसको कवर किया है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। तो जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस है, और उसी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं। इनपुट के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं स्कैनअप की, तो स्कैनअप का मतलब होता है कि आपके कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो क्या करना, आपका जो कीबोर्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्कैनअप फंक्शन। तो जब भी हम यहाँ पर कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो स्कैनअप का काम होता है कि उस की को क्या करना, जो भी आपने डेटा एंटर किया होगा उस की के जो भी डेटा होगा उसको क्या करेगा, आपके वेरिएबल में ले जाकर रख देगा। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, ये आपका क्या है, कीबोर्ड है, और कीबोर्ड से अगर हम यहाँ पर, कीबोर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कैनअप फंक्शन को। ठीक है, तो जब यहाँ पर स्कैनअप फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, आपसे कीबोर्ड से कुछ की को प्रेस करने की रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो जब हम कोई की यहाँ पर प्रेस कर देंगे, फॉर एग्जांपल हमने प्रेस किया 25, तो अब स्कैनअप क्या करेगा, कीबोर्ड से जो भी डेटा मिलेगा उसको उठाएगा, और उसके बाद जो आपकी मेमोरी होगी, जो वेरिएबल हम बनाए रहेंगे, ठीक है, जैसे हमने ए वेरिएबल बनाया है तो उसमें वो वैल्यू असाइन कर देगा। सपोज कीजिए अगर हम 25 की हैं तो यहाँ पे क्या असाइन हो जाएगा, 25। तो अभी तक हम जो डेटा डायरेक्ट यहाँ पर किसी भी वेरिएबल में असाइन कर रहे थे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में रन टाइम में भी क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, और डेटा इनपुट किससे करेंगे, स्कैनअप फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो कीबोर्ड से अगर डेटा आपको इंटर करवाना है, कुछ भी इनपुट करवाना है, तो हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, स्कैनअप। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्कैनअप के बारे में। ठीक है, स्कैनअप आपका जो फंक्शन होता है वो कीबोर्ड से कोई भी डेटा आपका लेता है, लेने के बाद जो आप यहाँ पर वेरिएबल बताते हैं उस वेरिएबल के अंदर डेटा को क्या करता है, स्टोर कर देता है। ठीक है, इनिशियलाइज कर देता है। तो कीबोर्ड आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, और इसी से आज हम देखने वाले कि हम कैसे डेटा एंटर करवाते हैं।
ठीक है, तो स्कैनअप के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्कैनअप आपका स्मॉल में है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, इसमें एक भी वर्ड आपका यहाँ पे कैपिटल नहीं होगा, तो जैसे लिखा है वैसे लिखा है, ये केस सेंसिटिव है। स्कैनअप के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। अगली चीज, स्कैनअप क्या है, आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। प्री डिफाइंड का मतलब स्कैनअप जो फंक्शन है वो आपकी सी लाइब्रेरी के अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है, प्री डिफाइंड है। इसका केवल हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में प्रिंटअप देखा था, वैसे आपका यहाँ पे स्कैनअप का काम होता है इनपुट लेना, ठीक है। प्रिंटअप का काम क्या था, प्रिंटअप का काम था आउटपुट देना। स्कैनअप आपका एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि सी कंपाइलर में यहाँ पे लाइब्रेरी के साथ आता है। अगली चीज, स्कैनअप इज नॉट ए कीवर्ड। एक बात और कंफर्म कर दूं कि प्रिंटअप की तरह स्कैनअप भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ना कि कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड जो हमने 32 थे वो हमने आपके पहले के लेक्चर में आपको बताए थे, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड होती हैं। लेकिन स्कैनअप क्या है, स्कैनअप यहाँ पे एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, और जिसका काम क्या होता है, कीबोर्ड से इनपुट लेना, ठीक है। तो ये कीवर्ड नहीं है। कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि स्कैनअप एक कीवर्ड है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कीवर्ड नहीं है। स्कैनअप एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि सी की लाइब्रेरी में पहले से मौजूद है, ठीक है। इसका यूज करके हम कीबोर्ड से डेटा को एंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग स्कैनअप का यूज करने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, टू टाइप ऑफ मैसेज। इस बात को देखिएगा, यूज टू इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। तो स्कैनअप का जो मेन काम है, ठीक है, वो काम क्या होता है कि कीबोर्ड से डेटा को रीड करना, ठीक है। कीबोर्ड से जो भी हम डेटा यहाँ पे एंटर करने वाले हैं उसको क्या करना, रीड करना। रीड करने के बाद अगला काम क्या होता है, उसको इको करना, ठीक है। और इको करने करने के बाद जो तीसरा काम होता है वो काम होता है कि जो डेटा रीड किया है उस वेरिएबल में, जो वेरिएबल हमने बताया होगा, उस वेरिएबल में ले जाकर डेटा को क्या करना, रख देना। ये तीन काम हमारा स्कैनअप का होता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे साउंड के एस्पेक्ट में अगर हम सोचें, तो जैसे हम कहीं पे किसी बोलते हैं, ठीक है, और बोलने से हो सकता है कि आपकी आवाज़ कभी वापस आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इको हो रहा है, ठीक है। कोई कई एम्पलीफायर मशीन होती हैं जहाँ पे हम कुछ बोलते हैं तो बार बार आवाज़ आपकी क्या होती है, रिपीट होती है। इसको क्या बोला जाता है, इसे इको करना बोलता है। मतलब जो हम बोलते हैं वापस हमको ही सुनाई देता है, उससे हम बोलते हैं इको करना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे, ये आपका कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। जैसे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं यहाँ से कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया 147। अब ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले क्या काम होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे कीबोर्ड से मेरा इनपुट हो रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है, एक्चुअली में तो इनपुट हो रहा है, लेकिन मैं क्या इनपुट कर रहा हूँ ये सामने मेरे प्रेजेंट भी हो रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा भी जा रहा है जो मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, तो हो तो एक्चुअली में इनपुट ही रहा है, लेकिन सामने आपको वापस दिखाई भी दे रहा है, जिससे मैं इस बात के लिए कंफर्म हो जाऊँ कि हाँ मैंने सही नंबर एंटर किया है। तो ये जो मैं इनपुट कर रहा हूँ सामने मुझे वापस दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, रिटर्न होके, इसे क्या बोलते हैं, इको होना। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, सामने मुझे दिखाई भी दे रहा है, तो इसे कहते हैं इको करना। और इको इसलिए होता है कि ताकि हम कंफर्म हो जाएं कि हमने सही वैल्यू इंटर की है या नहीं इंटर की है, ठीक है। इको आपकी एटीएम मशीन में भी होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट डालते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इको ना हो, ठीक है, यानी कि जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने निकालना है, ठीक है, 1500 रुपये। अब जैसे अगर स्क्रीन पे जैसे जैसे हम कीबोर्ड से की प्रेस करते जाते हैं, वैसे एटीएम में क्या होता है, मशीन में जो स्क्रीन है आउटपुट वाली, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो इको हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो क्या हो रहा है, आपका प्रिंट भी कर रहा है, ताकि हम ये जान सके कि कंफर्म हो सके कि हाँ हमने अमाउंट सही डाला या नहीं। अगर मैं कोई की प्रेस करता रहूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट डाला, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैंने एक्चुअली में सही अमाउंट डाला है या नहीं डाला है, क्यों, क्योंकि इको नहीं हो रहा है।
लेकिन यहाँ पे इको का मतलब आपको समझ में आया कि जो हम यहाँ पे मैसेज इनपुट करा रहे हैं वही मैसेज सामने से भी रिप्लाई आ रहा है, तो इसे बोलते हैं इको करना। तो स्कैनअप का 3 काम होता है, ठीक है। पहला काम क्या? पहला काम है रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि कीबोर्ड से डेटा रीड करना। रीड का करने का मतलब इनपुट लेना, ठीक है। जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो जो कुछ हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से, जो कुछ यहाँ पे टाइप करेंगे वो क्या करेगा, उस डेटा को रीड करेगा, मतलब इनपुट करना, ठीक है। तो पहला काम क्या है, डेटा को रीड करना। किससे करेगा? कीबोर्ड से। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्कैनअप का सीधा मतलब है आपके कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम करेगा इको, ठीक है। इको का मतलब क्या करना? प्रिंट सेम मैसेज, प्रिंट सेम वैल्यू में लिख देता हूं ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो आपका हम कीबोर्ड से जो कुछ प्रेस करेंगे कीज को, वो क्या करेगा, उसको इको करेगा। इको करने का मतलब जो चीज़ हम टाइप करेंगे सेम आपके सामने स्क्रीन पे प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो सब आपके सामने स्क्रीन पे प्रिंट भी हो रहा है। और तीसरा काम क्या करता है, स्टोर डेटा ऑन वेरिएबल। तो तीसरा काम ये यहाँ पे रहेगा कि जो कुछ डेटा हमने इंटर किया है लास्ट में जाके क्या करेगा, उस वेरिएबल में जाके इनिशियलाइज कर देगा जो वेरिएबल हमने स्कैनअप फंक्शन में पास किया होगा, ठीक है। तो स्कैनअप फंक्शन का यहाँ पे 3 काम है, डेटा को कीबोर्ड से रीड करना, इनपुट लेना, उसके बाद उसे क्या करेगा, आपका प्रिंट भी कर देगा, ठीक है, जिसे इको कहना बोलते हैं, जो कुछ हम टाइप करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करेगा, जो कुछ डेटा आपने यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस किया होगा उसको जाके उस वेरिएबल में क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। इतना काम होता है स्कैनअप का, ठीक है। तो स्कैनअप का काम आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आई होप। अगली चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपका यूज होता है किसके लिए, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। स्कैनअप फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, स्कैनअप फंक्शन का जो फॉर्मेट है, ठीक है, जो सिंटैक्स है वो इस तरह का रहेगा। सबसे पहले स्कैनअप लिखेंगे, स्मॉल में ही लिखना है, कोई बीच में स्पेस आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो डबल कोट्स के अंदर क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डबल कोट्स के अंदर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर, इससे पहले वाला चैप्टर आप जरूर देखिए, जिसमें प्रिंटअप के साथ मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करना सिखाया है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करते हैं, ये जो आप इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है, वो किस टाइप का इनपुट है उसको क्या करते हैं यहाँ पे बताते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, %d का यूज करते हैं, ठीक है। तो किसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए, डेसिमल इंटीजर के लिए। अगर हम कोई कैरेक्टर लेना चाहते हैं कीबोर्ड से इनपुट के रूप में तो हम क्या यूज करेंगे, %c यूज करेंगे। अगर हम कोई यहाँ पे रियल नंबर्स लेना चाहते हैं, रियल कांस्टेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में लिखेंगे %f, ठीक है, फ्लोट्स के लिए। अगर कोई स्ट्रिंग इनपुट लेना चाहते हैं तो हम लिखेंगे %s फॉर स्ट्रिंग। तो डबल कोट्स के अंदर हमको क्या करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखना है। अच्छा, एक नहीं लिखना है, जितने मर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। 2 नंबर लेना है तो 2 बार %d, 3 नंबर आपको इनपुट करना है 3 बार %d, मतलब नंबर ऑफ स्पेसिफायर जितने आपको इनपुट लेने हैं। आप चाहते हो कि कीबोर्ड से उतनी वैल्यूज इंटर की जाएं
तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करेंगे। उसके बाद डबल कोट्स आपको एंड कर देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई मैसेज आपको नहीं लिखना है, केवल इसमें क्या लिखना है, हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ही लिखना है। ठीक है, जो मैसेज लिखा हो जाना चाहिए वो आपके प्रिंटअप में लिखा जाता है। केवल स्कैनअप में जो डबल कोट्स में लिखा जाएगा वो केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखे जाएंगे कि आप क्या इनपुट लेना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद हम वेरिएबल का एड्रेस देंगे, यानी जो आपका इनपुट जैसे %d लिखा उसका जो एड्रेस है, ठीक है, जिस वेरिएबल में जाके इसको स्टोर करना है उसका हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल और उसका एड्रेस। ठीक है, तो वेरिएबल का एड्रेस बताएंगे कि स्कैनअप फंक्शन जो कुछ इनपुट मिलेगा उस वेरिएबल के एड्रेस में जाके क्या करना है, उसको स्टोर कर देना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। इसके लिए हम चलते हैं अपने टर्बो सी पे। ठीक है, ये हमारा टर्बो सी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन की स्टार्ट कहाँ से होती है, वॉइड मेन। ठीक है, मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो उस चैप्टर को आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज कीजिए a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ CLR क्लियर स्क्रीन फंक्शन। इसका यूज मैंने बताया था स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, जो पिछला आउटपुट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ स्कैनअप। ठीक है, हमने लिखा स्कैनअप, और स्कैनअप में मैं सबसे पहले लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर क्या, आपका डबल कोट्स है, इसके अंदर मैं लिखूंगा %d, d स्टैंड फॉर डेसिमल इंटीजर्स। ठीक है, तो हम क्या लेना चाहते हैं, %d लिखेंगे तो हम यहाँ पे लेना चाहते हैं एक डेसिमल इंटीजर। फिर हमको कॉमा लगाना है, उसके बाद मुझको बताना है कि ये जो डेटा इनपुट होने वाला है, ठीक है, जो डेटा इनपुट होने वाला है वो किस वेरिएबल में रखना है। तो हमको एक साइन लगाना है जिसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ। ठीक है, हमको क्या लिखना है, एक ऑपरेटर है एड्रेस ऑफ, और उसके बाद वेरिएबल का नाम सपोज कीजिए ए। ठीक है, और उसके बाद इसको क्लोज कर देना। उसके बाद हम लगाएंगे गेट ch। ठीक है, गेट ch का काम भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले प्लीज़ उसको देखिए, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया है। ठीक है, अब क्लियर स्क्रीन स्कैनअप का यूज करके हम %d लिखा है, एक डेसिमल नंबर इंटर करवाना चाहते हैं, और हमने बता दिया एड्रेस ऑफ ही। ठीक है, अभी आप इसको एड्रेस ऑफ क्यों लिखा गया है, ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटअप से अलग है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ क्यों लिखा गया है इसको मैं आने वाले पॉइंटर्स चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, जब हम लोग पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब आपको इसका यूज आएगा समझ में। अभी के लिए केवल आप इसे अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक सिंटैक्स मान लीजिए कि आपको स्कैनअप के अंदर हर वेरिएबल के पहले क्या लगाना है, एड्रेस ऑफ लगाना है। ठीक है, %d इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हम इनपुट जो लेना चाहते हैं वो डेसिमल में लेना चाहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब ये प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंपाइल। ठीक है, और चलिए कंपाइल सक्सेस है प्रोग्राम। ठीक है, कोई एरर नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, कोई की प्रेस करेंगे, तो हमने जैसे प्रेस किया 1। ठीक है, उसके बाद हमने प्रेस किया 2। देखिए, अभी हमने 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, लेकिन अभी स्कैनअप का काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, स्कैनअप का काम खत्म इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम अगर एक बड़ा नंबर इंटर करना चाहते हैं जैसे 123, तो अगर 1 टाइप करने के बाद अगर स्कैनअप का काम खत्म हो जाएगा तो हम 123 टाइप ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं 3, और जब तक हम कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक स्कैनअप का काम खत्म नहीं होगा। तो जैसे मैं इस यहाँ पे एंटर की को प्रेस करता हूँ, अब स्कैनअप का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारा चल रहा है गेट ch फंक्शन। तो गेट ch का काम क्या होता है, कीबोर्ड से 1 कैरेक्टर लेना और वेट कर रहा है।
अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं एक की को प्रेस करूंगा तो गेट सी एच यहाँ पे तुरंत उसका काम खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम आपका जो आउटपुट स्क्रीन दिखाई दे रही है टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो स्कैनअप होता है वो डेटा को डेलीमीटर्स मानने के लिए क्या क्या यूज करता है, या तो आप इंटर दबाएंगे तब मानेगा कि डेटा आपका क्या हो गया, इनपुट करना कंप्लीट हो गया, या फिर हम क्या करेंगे, टैब दबाएंगे या हम स्पेस दबाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या माना जाता है, डेलीमीटर्स माना जाता है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे दोबारा इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपका एक काम कर रहा है, तो हमने जैसे 1 प्रेस किया, अभी स्कैनअप का काम नहीं खत्म हुआ, 2 प्रेस किया तब भी नहीं खत्म हुआ, 5 किया तब भी नहीं, जब तक हम स्पेस या एंटर की को प्रेस नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एंटर की को प्रेस किया, अब गेट सी एच चल रहा है, मैं कोई की प्रेस, अच्छा देखिए गेट सी एच का काम होता है केवल 1 कैरेक्टर लेना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी की प्रेस करेंगे तो गेट सी एच एक कैरेक्टर लेगा और उसका काम खत्म, और वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम भी उसके साथ, क्योंकि वो लास्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद कुछ और नहीं लिखा, प्रोग्राम भी क्या होता है, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे जो गेट सी एच है उसका काम थोड़ा डिफरेंट है, वो वेट नहीं करता, केवल 1 कैरेक्टर उठाएगा और तुरंत उसका काम खत्म। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी की प्रेस करने चल रहा हूँ, प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्कैनअप का काम होता है कीबोर्ड से कोई डेटा रीड करना, और जिस समय में देखिए अभी मैं केवल 1 एंटर किया हूँ तो इनपुट हो रहा है, लेकिन देखिए सामने इको भी हो रहा है, मैंने 1 प्रेस किया तो मैंने कन्फर्मेशन के लिए इको हो रहा है, मैंने 4 5 किया तो 4 भी आ रहा है, 5 किया तो 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तो ये इको भी कर रहा है, लेकिन गेट सी एच इको नहीं करता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे कोई भी की प्रेस करूँगा कुछ इको नहीं होगा, 1 कैरेक्टर, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब थोड़ा इसका यूज भी कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ और एक ही वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले \n ताकि न्यू लाइन में आए, और मैं लिखता हूँ %d कॉमा ए की वैल्यू, तो ए की जो की वैल्यू होगी वो क्या हो, नई लाइन में प्रिंट हो जाएगी। चलिए देखिए, अभी स्क्रीन ये क्लियर स्क्रीन चल रहा है, अभी स्कैनअप आपका वेट कर रहा है, तो हमने यहाँ किया 25 को प्रेस किया, तो जैसे हम 25 प्रेस कर रहे हैं, इंटर करेंगे, तब देखिए 25 वापस दोबारा जो आउटपुट आया 25 वो प्रिंटअप की तरफ आया है, जो पहला हमने किया था वो इनपुट किया था। ठीक है, तो स्कैनअप का काम आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। एक बात और, यहाँ पे हमने एक बात और नोटिस की है, ठीक है, कि जब ये प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं तो हमको क्या इनपुट करना है ये तो हम जानते हैं कि अभी स्कैनअप चल रहा है और हम क्या इनपुट करना चाहते हैं हमको पता है। लेकिन आप सोचिए अगर यही प्रोग्राम मैं किसी दूसरे को दे दूंगा तो ऐसे जब वो प्रोग्राम रन करेगा तो उसके सामने ऐसे ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, और ब्लैक स्क्रीन जब वो देखेगा तो उसके समझ में नहीं आएगा कि उसको करना क्या है। ठीक है, हमने प्रोग्राम बनाया तो हमको पता है कि हम इनपुट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए मेरी बात को, हमने प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखा है तो हमें तो पता है कि यहाँ पे स्कैनअप चल रहा है, इसीलिए अभी स्क्रीन में ब्लिंक कर रहा है, मैं कोई की प्रेस करूंगा तो नंबर इनपुट होने वाला है। लेकिन जो कोई दूसरा इसको यूज करेगा तो कैसे पता करेगा कि उसको करना क्या है, तो उसके सामने ब्लैक स्क्रीन और वो केवल देखता रहेगा और सोचेगा प्रोग्राम चल ही नहीं रहा है, कोई एरर है, कोई दिक्कत है। ठीक है, समझ में आ रही बात ना, ब्लैक स्क्रीन उसके सामने, अब स्कैनअप वेट कर रहा है कि आप कोई इनपुट कीजिए और यूजर वेट कर रहा है कि मैं करूं क्या, ये प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है, इसका सोल्यूशन ये है कि मैं पहले एक मैसेज दे दूं। तो मैसेज देने के लिए क्या करूंगा, मैं लिख देता हूं प्रिंट ऑफ, और मैं इससे बोलता हूं एंटर अ नंबर। ठीक है, तो क्या करना है, एक नंबर आपको इंटर करना है। अब देखिए ये थोड़ा यूजफुल लगेगा। अब जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट हुआ एंटर ए नंबर, तो जो कोई यूजर इसको देखेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने बताया था पिछले प्रोग्राम में कि आपको डिजाइन करना है आउटपुट, ताकि यूजर देखे, उसका इंटरफेस अच्छा सा बनाना है, ताकि यूजर देखे तो उसको समझ में तो आए करना क्या है। अब जैसे जैसे प्रोग्राम चला तो सबसे पहले प्रिंटअप चला
और प्रिंटफ के अंदर हमने एक मैसेज लिखा था इंटर ए नंबर, तो सामने स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, इंटर ए नंबर। अब स्कैनअप चल रहा है और स्कैनअप का काम क्या है, इनपुट लेना। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ 25 और जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो दोबारा यहाँ पे स्कैनअप ने वैल्यू रखी ए में और ए की वैल्यू 25, अब दोबारा प्रिंटअप से हो रही है प्रिंट। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, आउटपुट आपको यहाँ पर देना है। एक काम करते हैं, हम 2 नंबर का, ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं कि स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने लिखा इंटर ए नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा इंटर ए नंबर, फिर स्कैनअप चलेगा, कोई नंबर हम इंटर करेंगे और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि नई लाइन से प्रिंट हो जाए स्क्वायर स्क्वायर ऑफ परसेंट साइन डी इज परसेंट साइन डी। ठीक है, तो मैं स्क्वायर निकालने का एक प्रोग्राम बना देता हूँ। ठीक है, बन जाएगा। तो सबसे पहले परसेंट साइन डी की जगह क्या प्रिंट होना चाहिए, एक ही एक्चुअल वैल्यू जो हम इंटर करने हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज कीजिए आपका है 5 लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्या है 5, तो पहली जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 5। परसेंट साइन डी कभी प्रिंट नहीं होता, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वहाँ पे एक ही वैल्यू प्रिंट होने वाली है। हमने लिखा स्क्वायर ऑफ परसेंट साइन डी की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 5 इज, परसेंट साइन डी जो दोबारा लिखा है उसकी जगह क्या प्रिंट हो जाए, ए इंटू ए। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है इंटर ए नंबर, तो मैंने इंटर किया 5, फिर इंटर किया तो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो देखिए हमने एक स्क्वायर निकालने का एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, तो बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर निकालना थोड़ा कठिन होता है, तो आप ये प्रोग्राम से उसको निकाल सकते हैं। जैसे 17 का स्क्वायर, ठीक है, 289 स्क्वायर ऑफ 17 इज, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे आपने कर दिया 19, ठीक है, 19 का 361। तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि हमने एक स्क्वायर निकालने का प्रोग्राम बना लिया। अच्छा, अगर हम चाहते हैं 2 नंबर इनपुट कराना तो 2 नंबर इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, हमने एक और वेरिएबल बना दिया बी, और यहाँ पे अब इंटर ए नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर इंटर करना है, तो हम लिखेंगे इंटर 2 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा मैसेज चेंज करते हैं, देखेंगे सम ऑफ परसेंट साइन डी एंड परसेंट साइन डी इज परसेंट साइन डी। तो हम चाहते हैं पहली बार क्या हो, ए की वैल्यू प्रिंट हो जो कुछ इंटर हो, उसके बाद फिर बी की वैल्यू इंटर हो, उसके बाद क्या हो, ए प्लस बी की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, तो चला के देखते हैं इसको। हमने लिखा 14, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक। अब यहाँ पे मिस्टेक इस बात की है कि हम 2 नंबर का अगर इनपुट कराना चाहते हैं तो आपको 2 बार परसेंट साइन डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 3 नंबर को इनपुट कराना है तो परसेंट साइन डी परसेंट साइन डी परसेंट साइन डी 3 बार लिखना है, और फिर वेरिएबल का नाम जिस अकॉर्डिंग रखेंगे, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, ऐसा नहीं है, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ बी पहले, एड्रेस ऑफ ए पहले, जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे उसी सीक्वेंस में आपका वेरिएबल में डेटा इनिशियलाइज होगा। ठीक है, तो ये बात कंपलसरी है कि एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, जितने आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिखे जाएंगे उतना स्कैनअप आपका क्या करेगा, वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, इंटर 2 नंबर, सबसे पहले मैंने या 12 और उसके बाद मैंने किया 13। ठीक है, तो आ रहा है सम 12 एंड 13 इज 25। ठीक है, ये आप यूजफुल प्रोग्राम आपका बन गया। हमने लिखा 2, हमने लिखा 6, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ 2 एंड 6 इज 8।
ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पे जिस ऑर्डर में जो चीज़ें लिखते हैं वैसे काम करता है। स्कैनअप का काम समझ में आया? तो जितने आपको इनपुट लेने हैं उतनी बार यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखिए, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, डबल कोट्स के बाद कॉमा, और उसके बाद एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। अगर एक और इनपुट लेना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ सी, ठीक है, या वेरिएबल का नाम जो भी। उसके बाद यहाँ पर अगर ये डेटा टाइप इंट ना होके क्या होता? फ्लोट होता, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल क्या लिख रहे होते? %f, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको चेंज कर देना, %f, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लिखना है आपको? फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट कराना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे %f और %f, ठीक है। चलिए इसको दोबारा रन कराते हैं, चेक करते हैं प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, हमने लिखा 2.30, उसके बाद हमने लिखा 3.40। आंसर देखिए क्या आएगा? सम ऑफ 2.30,000, ठीक है। क्या आ जाएगा? 30 एंड 40 जोड़ के आपका क्या आ जाएगा? 75.70, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्लोट के साथ इसको ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात, आप अगर चाहें तो यहाँ पे दो अलग अलग तरह के इनपुट भी ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया %d, ठीक है, और यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं इंटीजर इंट d, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहें तो एड्रेस ऑफ क्या लिख सकते हैं? d, एड्रेस ऑफ d लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको मैसेज को प्रिंट करा दिया। अब हम ये चाहते हैं, ठीक है, ए और डी दोनों का डेटा जोड़ के प्रिंट कराना, एक फ्लोट एक रियल। तो हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना, अच्छा जोड़ना किस में है ये भी आप देख सकते हैं। अगर चाहते हैं कि डेसिमल को इससे जोड़ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में कौन सा डेटा आप जोड़ना चाहते हैं। तो हमने लिखा जैसे %sum of %f%, ठीक है, डी। तो अब हम क्या लिखेंगे? पहले तो ए की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, फिर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बी यहाँ पे हटा देते हैं, बी की जगह हम डी की वैल्यू प्रिंट करेंगे। देखिए एफ की जगह ए की वैल्यू, डी की जगह, ठीक है, डी की वैल्यू %d की जगह डी की वैल्यू, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस असाइन करवा देते हैं, ठीक है, असाइनमेंट लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे के लिए क्या लिख देंगे? b = a प्लस d, ठीक है। ए और डी में जो भी डेटा आएगा वो प्रिंट होके आपका प्रिंट हो जाएगा। चलिए हमने लिखा 12.36, उसके बाद हमने लिखा 14, तो देखिए यहाँ पे आया है 26 पॉइंट इतना, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो आप मिक्सअप भी कर सकते हैं। तो स्कैनअप का काम ये होता है, ठीक है। स्कैनअप का आपको सिंटैक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक कैरेक्टर का भी इनपुट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। एक प्रोग्राम में बना के दिखाता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी कैरेक्टर का आस्की कोड निकालेंगे, ठीक है, किससे? कीबोर्ड से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगा, किस टाइप का? कैरेट टाइप का, ठीक है, क्योंकि हमको कैरेक्टर इनपुट करना है। तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ ch, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि क्या हो जाए, स्क्रीन पहली बात तो क्लियर हो जाए, CLRSCR, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्या हो जाए कि सबसे पहले तो यूजर को एक इनपुट दें, ठीक है, एक मैसेज देते हैं ताकि यूजर समझ सके कि करना क्या है। तो मैं यहाँ पे, अच्छा बहुत बार यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं
कि स्कैनफ कब लिखना है और प्रिंटफ कब लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, जब कीबोर्ड से कोई चीज़ इनपुट करानी है तब आप स्कैनफ लिखिए, और जब आपको मॉनिटर पे कोई चीज़ आउटपुट करानी है तब आप क्या लिखेंगे, प्रिंटफ। यानी स्क्रीन पे आउटपुट देना है तो प्रिंटफ लिखेंगे, कीबोर्ड से अगर इनपुट लेना है तो क्या लिखेंगे, स्कैनफ लिखेंगे। तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कब प्रिंटफ लिखना है, कब स्कैनफ लिखना है, तो जब मैसेज प्रिंट कराना है तो प्रिंटफ लिख दीजिए, जब मैसेज इनपुट लेना है तब आपको क्या करना है, स्कैनफ लिख दीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाए, प्रिंटफ में मैं वो मैसेज लिख देता हूँ जो मैसेज मैं चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर 1 कैरेक्टर, ठीक है, एंटर ए 1 कैरेक्टर, और उसके बाद मैं \n लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि जो कैरेक्टर इनपुट हो वो नई लाइन से हो, ठीक है। या आप चाहते हैं तो न्यू लाइन ना लगा के थोड़ा स्पेस दे सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जब ये मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है, अभी का आउटपुट क्या आएगा, अभी देखिए इंटर 1 कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन अभी गेट सी चल रहा है। जैसे मैं कोई की प्रेस करूंगा प्रोग्राम एंड, तो अब मैं चाहता हूं कि ये मैसेज देने के बाद यूजर कोई वैल्यू प्रिंट करे, तो मैं क्या लिखूंगा, अब मुझे इनपुट लेना है तो मैं स्कैनफ लिखूंगा। स्कैनफ में मुझे किस टाइप की वैल्यू चाहिए अब मैं सोचूंगा, तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप में बताया है मुझे कैर टाइप की चाहिए। तो कैर टाइप के लिए क्या चाहिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %C, ये किसके लिए, कैरेक्टर के लिए। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझको किस में रखना है, तो मैं बता रहा हूँ कि एड्रेस ऑफ, किस वेरिएबल में रख दो, एड्रेस ऑफ CH में, यही तो वेरिएबल मैंने बनाया है कैर टाइप का, ठीक है। तो अब स्कैनफ फंक्शन %C यानी कैरेक्टर उठाएगा, उसके बाद कहाँ पे रख देगा, CH नाम के वेरिएबल में जो एड्रेस है, ठीक है, CH का जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे जाके स्कैनफ फंक्शन में जो आप कैरेक्टर टाइप करने वाले हैं उसको पहुँचा देगा। फिर मैं चाहता हूँ उसका ASCII कोड आ जाए, तो क्या करूँगा, मैं उसको प्रिंट कराना है। अब मुझे देखिए प्रिंट कराना है तो फिर मैं प्रिंटफ लिखना हूँ, प्रिंटफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, ASCII, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII ऑफ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, %C लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रिंट हो जो कैरेक्टर है। ASCII ऑफ %C की जगह जो भी होगा इज %D, और उसके बाद मैं इसको डबल कोट से स्ट्रिंग को करता हूँ क्लोज। तो सबसे पहले %C की जगह क्या प्रिंट करना चाहता हूँ मैं, CH। तो CH कैसे प्रिंट होगा, कैरेक्टर में, क्यों, क्योंकि %C किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कैरेक्टर का। और उसके बाद दोबारा CH भी, दोबारा ही CH लिखूंगा, लेकिन दोबारा जो CH प्रिंट होगा वो %D की जगह प्रिंट होगा, और %D की जगह मतलब वो इंटीजर डेसिमल नंबर सिस्टम में प्रिंट होगा, ठीक है। तो चलिए अब ये प्रोग्राम हम रन कराते हैं एक ASCII कोड का, ठीक है। तो बोल रहा है, देखिए आपके सामने आउटपुट आ जाए इंटर 1 कैरेक्टर, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, अभी मैं सही कर देता हूँ उसको। लेकिन देखते हैं प्रोग्राम का, जैसे मैंने लिखा a और मैं इंटर की को प्रेस करता हूँ, तो क्या है, ASCII ऑफ इज 97। जी हाँ, एक अच्छा सा प्रोग्राम बन गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर 1 कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, दोबारा जैसे मैं लिखता हूँ D, क्या आएगा, 100। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनिल, ठीक है, तो आप देखिए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, जरा स्क्रीन पॉज करके सीखिएगा। मैंने लिखा अनिल। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ASCII आएगा वो 97 आएगा, तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर ही उठाया जाएगा, क्योंकि हमने केवल क्या लिखा है, %C वंस टाइम लिखा है, ठीक है। कितने टाइम्स लिखा है, वंस टाइम लिखा है, इसलिए एक ही कैरेक्टर उठाएगा, और वो कैरेक्टर क्या होगा, वो पहला कैरेक्टर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड निकाल सकते हैं।
ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो स्पेस का क्या होता है 32। तो स्कैनअप की बात आपको समझ में आई। आप जितनी मर्जी उतनी बार स्कैनअप प्रिंटअप लगा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ये आपका सी के अंदर रूल्स है, ठीक है, कि जो भी आपके एक्शन स्टेटमेंट होंगे वो बाद में लिखे जाएंगे, पहले डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। तो ये प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, ये सब चीज़ें आप, ये जो डिक्लेरेशन वाली लाइन है यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो किसी भी ब्लॉक के अंदर सबसे पहले क्या लिखना होता है, डिक्लेरेशन। जैसे मैंने कैर CH यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं गलती से आके कहीं भी बीच में, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ए, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स है, इसको आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, एरर आ जाएगी, बताएगा डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे एक बार आपका डिक्लेरेशन समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप जितनी मर्जी उतनी बार क्या कर सकते हैं, इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जितना आपको वैल्यू कीबोर्ड से लेनी है उतनी बार आप स्कैनअप का यूज करेंगे, ठीक है, और ये ऐसे काम करेगा आपका। फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट्स के अंदर लिखना है, एड्रेस ऑफ, ठीक है, हर उसमें लगाना है, वेरिएबल्स का नाम लिखना है। आई होप आपको यहाँ पे स्कैनअप का काम समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ दो तीन प्रोग्राम भी हमने बता दिए, ठीक है। 2 नंबर जोड़ने का आप लोग ट्राई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, माइनस करने का एक से दूसरे नंबर में। तो ये हो गया आपका इनपुट, ठीक है। जब भी आपको इनपुट लेना है तब आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे सीखा स्कैनअप का यूज करके कीबोर्ड से हम कैसे डेटा को इंटर करवाते हैं, ठीक है। रिमेंबर करा दूं, स्कैनअप आपका स्मॉल में ही लिखा जाएगा, स्कैनअप के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। स्कैनअप एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि सी की लाइब्रेरी के अंदर पहले से बना हुआ है। ये एक आपका फंक्शन है, कोई कीवर्ड नहीं है। इसका यूज हम कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए करते हैं। स्कैनअप में सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, 2 आर्गुमेंट्स पास होते हैं। पहले डबल कोट्स के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं जिस तरह के आप डेटा को इनपुट करवाना चाहते हैं, और उसके बाद कॉमा लगा के हम वेरिएबल्स का एड्रेस उसी सीक्वेंस में लिखते हैं जिस सीक्वेंस में हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको ये बात बता दी यहाँ पे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सारा काम आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ में अगर यहाँ पे इनपुट लेना चाहता हूँ तो मैं एक साथ एक बार लास्ट प्रोग्राम प्रिंट करा देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कैर वेरिएबल बनाता हूँ। तो कैर वेरिएबल तो बना ही है, ठीक है। तो हमने ASCII कोड का प्रोग्राम देख लिया। अगर मैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, सिंपली। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ int a, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ और एक और वेरिएबल b बनाता हूँ, ठीक है। एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ c। ये 3 वेरिएबल्स मैंने बनाए। ये भी एक जोड़ने का प्रोग्राम है पर थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको देखिएगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ अभी ये प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो चला के देखिए कोई भी वो जो आउटपुट आ रहा है वो पिछला वाला है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि स्क्रीन क्लियर हो जाए, तो मैं लिखता हूँ CLR फंक्शन को कॉल करता हूँ ताकि मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाए। अभी प्रोग्राम चला के देखिए, तो अभी यहाँ पे एरर है। अच्छा हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, CLR फंक्शन की, ठीक है, SCR यहाँ पे R, ठीक है। अभी ये प्रोग्राम चला के देखते हैं। तो अभी देखिए स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, गेट से चल रहा है और कुछ काम नहीं होने वाला है। तो हम चाहते हैं क्लियर स्क्रीन के बाद एक मैसेज आ जाए प्रिंट ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो एंटर टू नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ अगर नंबर जो आप इनपुट करें वो नई लाइन से हो,
मैं लिख देता हूँ बैक स्पेस एन, ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर कांस्टेंट। अभी क्या हो रहा है देखिए, मैसेज इतना ही प्रोग्राम चला के देखेंगे आप तो क्या हो रहा है, इंटर टू नंबर और कर्सर नई लाइन पे आ रहा है इनपुट लेने के लिए, ठीक है। आप सीक्वेंसली ऐसे काम कीजिए। अभी आउटपुट डिजाइन हम कर रहे हैं इंटर टू नंबर, ये देख के यूजर को समझ में आएगा कि 2 नंबर इंटर करने हैं, ठीक है। हम चाहते हैं जब ये मैसेज आए तो यूजर क्या करे, इनपुट करे। इनपुट लेने के लिए अब हमें क्या करना है सोचिए, हाँ जी हाँ, स्कैनफ लगाते हैं। इनपुट लेना है ना, स्कैनफ लगाइए। स्कैनफ को लगाने के बाद हम कितने नंबर्स का इनपुट लेना चाहते हैं कीबोर्ड से, 3 की 2। अगर हमें 2 नंबर को जोड़ना है तो हमें 2 ही नंबर्स लेने हैं, तो इसलिए मैं परसेंट साइन 2 बार लगाऊंगा, परसेंट साइन डी, परसेंट साइन डी। और किस में रखना है, वेरिएबल का एड्रेस बताओ, तो एड्रेस ऑफ ए में रख दो, कॉमा एड्रेस ऑफ बी रख दो, दोनों में नंबर रख दो। अभी क्या हो रहा है, इतना ही चला के देखेंगे तो अभी इंटर टू नंबर में 2 नंबर इंटर करवा पा रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने 14 लिखा और उसके बाद मैंने 23 लिखा, तो अभी मैं 2 नंबर इंटर करवा रहा हूँ, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अब नंबर जहाँ पे वेरिएबल ए और बी में तो जा रहा है, लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो यूज करूँगा कैसे, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ सी इक्वल टू सी असाइन बोलते हैं, ठीक है, सी असाइन ए प्लस बी, यानी ए और बी की जो वैल्यू हो जो कहाँ पे चली जाएगी, सी के अंदर, ठीक है। इतना लिखने से क्या आउटपुट आएगा, अभी नहीं आएगा। एंटर टू नंबर, जैसे 4 एंटर किया, 6 एंटर किया, अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी की वैल्यू जोड़ के सी में तो जा रही है, पर सी का भी कहीं आउटपुट नहीं आ रहा है। तो हम लास्ट लाइन में फिर से एक मैसेज लिखते हैं, प्रिंट ऑफ सम इज परसेंट साइन डी, ठीक है। और इसके शुरुआत में ही क्या लिखते हैं, हाँ, सम इज परसेंट साइन डी, और यहाँ पे कॉमा लगा कि किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, जिसमें सम रखा हो। तो सम किस में रखा हुआ है, ए प्लस बी का, सी के अंदर। मैं सिंपली सी को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अब प्रोग्राम आपका सक्सेस है, दोबारा ट्राई करते हैं। मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 6, आउटपुट क्या आएगा, सम इज 10। इस तरह से दोबारा ट्राई करते हैं। हमने लिखा 56 और उसके बाद लिखा 41, सम इज 97। तो ये प्रोग्राम आप लोग बना के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। स्कैनअप का यूज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम अब स्कैनअप और प्रिंटअप का ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि कीबोर्ड से हम लोग कैसे डेटा इनपुट करवा सकते हैं, कैसे वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो स्कैनअप का आपको यूज़ समझ में आया होगा। स्कैनअप आपको तब लगाना है जब कीबोर्ड से इनपुट लेना है, प्रिंटअप आप तब लगाइएगा जब हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट देना है। ये जो लाइन लिखी है इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इनपुट इंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे, इनपुट इंस्ट्रक्शन। एक ऐसा इंस्ट्रक्शन, एक ऐसी खास लाइन लिखकर कंपाइलर को हम ये बता रहे हैं कि हमको कुछ डेटा इनपुट करवाना है, कहाँ से, कीबोर्ड से, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते तो हम कभी भी बाद में उसे चेंजेस नहीं कर पाते, लेकिन कीबोर्ड से अगर हम बनाएंगे तो प्रोग्राम में हर बार हम नई वैल्यू यूजर्स के अकॉर्डिंग इनपुट करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है यही आपका इनपुट इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे इनपुट इंस्ट्रक्शन है, जैसे गेट सी एच भी है, लेकिन स्कैनअप अपने आप में एक खास फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई हूँ, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और इसी तरह के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस माई क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकते हैं तो आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हैं या अपने फेसबुक वॉलपेपर पर पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है www.mysurgeonline.com, जहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड पिछले ईयर्स के कुछ पेपर्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरी क्लास से रिलेटेड फेसबुक पेज पे मैंने एक पेज बनाया है mysurgeonline.com, वहाँ पे मैं पोस्ट डालता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आज के लेक्चर में अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है स्कैनअप से लेके या प्रिंटअप से लेके, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।